उनको अगर लगता है कि एंटी पाकिस्तान है तो ठीक है, वो पाकिस्तान शिफ्ट हो जाए। आज अनुपमा जी को लाइए आपके शो में, मेरे सामने बिठाइए आप। मैंने 3 महीना रिपोर्टिंग किया 26/11 मुंबई टेरर अटैक पर। अभी मैं एजेंसी के लोगों के इंटरव्यू लेने जाता था ATS में, और जितने भी अधिकारी थे वो हमें सब इनपुट देते थे। वो इन्हें गाइड कर रहे थे सैटेलाइट फ़ोन के ज़रिए कि आप यहाँ से हमला कीजिए, आप सो जाइए, आप ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान कीजिए, मैक्सिमम कैजुअलिटी होनी चाहिए। तो इजराइल के पास भी थे उस समय। वो 26/11 की चार्जशीट देखे, बस ये लोग वो पार्लियामेंट की चार्जशीट देखे, हाँ। तो फिर उसे पता चल जाएगा कि ये एंटी पाकिस्तान है कि ये न्यूट्रल है। वो देखे पड़े ना। बिल्कुल। दाऊद को कुछ शर्तों पे पाकिस्तान और ISI ने शरण दे रखी है। हे हाय गाइस, फिल्म फ्यूर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। धुरंधर एक ऐसी फिल्म है जो इन दिनों तहलका मचा रही है पूरे बॉक्स ऑफिस पर, और हर तरफ से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इस फिल्म को लेकर, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो न्यूट्रल हो। आपने हर तरफ से अलग अलग रिएक्शन सुने होंगे। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसे शख्स से इस फिल्म को लेकर और कुछ घटनाओं से जुड़े इंसिडेंट से रिलेटेड रिएक्शंस जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। मेरे साथ इस वक्त है सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट, मुंबई में काफ़ी वक्त से ये जर्नलिज्म कर रहे हैं। क्राइम को लेकर 24 सालों का तजुर्बा है और इनका एक प्रोमिनेंट वेबसाइट भी है hellomumbainews.com। आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने धुरंधर देखी है तो धुरंधर को लेकर इनका क्या कहना है, क्या कहेंगे। आपने फिल्म को देखा है और फिल्म देखने के बाद एक क्राइम जर्नलिस्ट होने के नज़रिए से मैं आपसे जानना चाहूँगा। आपने बहुत सारे टेररिस्ट अटैक्स हो गए या फिर अलग अलग घटनाएं आपने कवर की है, पुलिस के साथ भी आपका इन्वॉल्वमेंट रहता है। क्या कहेंगे, इस फिल्म में क्या बताया गया है? क्या वो वाकई सच है या फिर जो लोग बोल रहे हैं कि इसके अंदर कुछ प्रोपेगेंडा है या फिर सही तरीके से नहीं बताया गया है, वो है? आपके नज़र से मैं जानना चाहूँगा क्या है इस फिल्म में। देखिए रवि, जहाँ तक मैं फिल्म देखने में काफ़ी चूज़ी पर्सन हूँ, क्योंकि हम जर्नलिस्ट है, इतना समय नहीं होता हमारे पास कि हम मूवी देखें। लेकिन जनरली जो फिल्में रिसर्च बेस्ड होती है, करंट अफेयर्स पे, सत्य घटनाओं पे आधारित होती है, तो एज ए जर्नलिस्ट वो फिल्में हम देखते हैं। जैसे मद्रास कैफ़ी थी या उड़ी थी, या इसके अलावा और भी कई फिल्में थी, माचिस थी गुलजार साहब की। तो ऐसी कई फिल्में जो करंट अफेयर्स से कनेक्ट डील करती है, वो फिल्में मैं ज़रूर देखता हूँ। तो डेफिनेटली ये फिल्म मैंने देखी, धुरंधर, तो काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी रिसर्च बेस्ड ये फिल्म है, वेल स्क्रिप्टेड है। और जो कैरेक्टर्स है उसमें, चाहे वो अक्षय खन्ना है, रणवीर सिंह है, उन्होंने काफ़ी एक अच्छा अपने कैरेक्टर के साथ जस्टिफिकेशन किया है। तो फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें स्क्रिप्ट पे बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है, स्क्रिप्ट से ज़्यादा इसमें रिसर्च वर्क बहुत ज़्यादा किया गया है, और कुछ रियल इंसिडेंट भी इसके अंदर रेफरेंस के तौर पर दिया गया। यस, हाँ। तो जैसे मैं ये कहूँगा कि इसमें एक जो डायरेक्टर है आदित्य धर, उन्होंने जो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंस बताई है कि जो ISI और राव, ये 2 एजेंसी है जो कई सालों से आपस में लड़ते आ रही है। जैसे ISI एक्टिव रहा है हमारे इंडिया में, कश्मीर में अक्सर वो कोर ऑपरेशन करता है, तो ठीक उसी तरह राव भी कोर ऑपरेशन करता है बलूचिस्तान प्रोविंस में, जो कि पाकिस्तान का एक राज्य है। ठीक है। तो वो उन्होंने बताया है। सेकेंडली, जो रहमान डकीत की अगर हम बात करें, वो वहाँ का लोकल माफिया था, कराची का, जो लाहरी एक वहाँ का इलाका है, जैसे हमारे मुंबई का धारावी कहलाया जाता है। वर्दा राजन मुदलियार यहाँ पे का डॉन हुआ करता था, जो धारावी को कंट्रोल करता था। तो ठीक उसी तरह लाहरी का वो कराची का वो इलाका है जो रहमान डकीत उसे कंट्रोल करता था। बराबर। और हर माफिया का कहीं ना कहीं जितनी भी एजेंसीज है, चाहे वो इंडिया की हो या पाकिस्तान की हो, वो एक सहारा लेते हैं अपने कोर ऑपरेशन को लेके। जैसे छोटा राजन का सहारा, राव ने छोटा राजन का सहारा लिया था दाऊद इब्राहिम डी कंपनी को कोलैप्स करने के लिए, वॉश आउट करने के लिए। तो ठीक उसी तरह रहमान का भी ISI ने एक सहारा लिया कि उन्हें इंडिया में कुछ कोर ऑपरेशन करना है तो वो हेल्प करे। तो हथियार की सप्लाई जो है, क्योंकि बलूचिस्तान इज़ ऑलवेज, जिसे कहेंगे कि इंडिया का बलूचिस्तान को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने भी अपने स्पीचों में, भाषणों में कहा कि बलूचिस्तान को इंसाफ मिलना चाहिए, उसे आज़ादी मिलनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आदित्य धर ने जो है ना बहुत रिसर्च कर इस फिल्म को बनाया है। इसीलिए ये फिल्मों का जो आप जैसे आपके उनसे हमने सुना है कि जो करोड़ों में ये जा रही है, पर डे इसका कलेक्शंस बढ़ रहा है, कि उसमें इंटरेस्ट पाकिस्तान की ऑडियंस भी ले रही है और इंडिया की ऑडियंस भी ले रही है।
क्योंकि दोनों देशों की एजेंसी का रोल उसमें बताया गया है, माफिया राज कैसे चलता है वो दिखाया गया है, जो आईएसआई के नेटवर्क को है वो एक्सपोज किया गया है। ठीक है। तो ओवरऑल फिल्म काफ़ी अच्छी है, इसीलिए आम आदमी के साथ साथ जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो भी उसे पसंद कर रहे हैं। ये बताइए, जो टेररिस्ट अटैक वाला जो इंसिडेंट बताया गया है, 26/11 वाला बताया है, और आपने तो वाकई आप रियल इंसिडेंट पर थे, ताज के बाहर थे, हर जगह पर थे, आपने कवर किया है, और एटीएस के साथ भी आप जुड़े रहे और ये सब। मैं वो एंगल आपसे जानना चाहूँगा, उसमें कितना रियल तरीके से फिल्म के अंदर दिखाया गया है और जो आपने देखा उसमें कितना अलग था? देखिए रवि, मैं तो 3 दिन लगातार वहाँ पे था। मैंने 3 महीना रिपोर्टिंग की है 26/11 मुंबई टेरर अटैक पर। अटैक होने के बाद भी मैं एजेंसी के लोगों के इंटरव्यू लेने जाता था एटीएस में, और जितने भी अधिकारी थे वो हमें सब इनपुट देते थे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि 26/11 आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ था। हमारे पास डोजियर है, हमारे उस वक्त के जो होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम जी थे, प्रणब मुखर्जी फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने हिलरी क्लिंटन को भी ये सबूत दिए थे। उस समय शी वाज फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ वाइट हाउस, और क्लियर कट उसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट था। जो फिल्म में दिखाया गया है वो तो बहुत छोटा बताया गया है कि आईएसआई के हैंडलर ने किस तरह ये कस्साब और 10 आतंकियों को तैयार किया था मुंबई में अटैक करने के लिए। इसके अलावा सबसे बड़े सबूत ये थे कि जब ये 3 दिनों ऑपरेशन चल रहा था तो बाकायदा जो रिटायर आर्मी ऑफिसर्स थे पाकिस्तान आर्मी के, वो इन्हें गाइड कर रहे थे फ़ोन, सैटेलाइट फ़ोन के ज़रिए, कि आप यहाँ से हमला कीजिए, आप सो जाइए, आप ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान कीजिए, मैक्सिमम कैजुअलिटी होनी चाहिए। होटल ताज में 3 दिन तक होटल ताज जलता रहा, ट्राइडन जलता रहा, नरीमन हाउस में फायरिंग होती रही है। तो बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट था, और वो इंटरसेप्ट तो इजराइल के पास भी थे उस समय। इवन क्योंकि छाबड़ हाउस में जब हमला हुआ था, नरीमन हाउस का जो छाबड़ हाउस जो रिलीजियस प्लेस था ज्यूज़ यहूदियों का, तो इजराइल भी काफ़ी इंटरेस्टेड था कि इस ऑपरेशन को वो ख़त्म करें। तो इजराइल के पास वो इंटरसेप्टेड थे कि आर्मी अधिकारी क्या बात कर रहे हैं इन आतंकियों से, जो इमरान और उसका एक साथी था नरीमन हाउस में, कि उन्हें वो कहा जाता है कि नींद आ रही तो आप दवाई ले लीजिए, आप चिगम खाइए। तो इस तरह की कन्वर्सेशन थी। और कन्वर्सेशन आपने पर्सनली सुने हैं? बिल्कुल सुना है हमने। जब कुलाबा में उस समय एसीपी इसाक बागवान थे, तो उनके पास वो सारी रिकॉर्डिंग आई थी एज ए इन्वेस्टिगेशन के तौर पे। इसके अलावा जो इजराइल की मोसाद एजेंसी है वो इसमें उनको कन्विंस कर रही थी कि आप कैजुअलिटी मत कीजिए, छाबड़ हाउस से आप हट जाइए, आपको क्या चाहिए आप बताइए। तो वो इंटरसेप्ट इजराइल के पास भी थी, वो कन्वर्सेशन तो उस समय एजेंसीज के पास थी। तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो पाकिस्तान का था इसमें। सेकेंडली, जब यह ऑपरेशन ख़त्म हुआ था, इन्हें जिन्हें से ख़त्म किया था 3 दिन के बाद, तो जितने भी आतंकियों के जब बैग जब्त किए थे महाराष्ट्र एटीएस ने, तो बाकायदा उसमें कराची में चाय की पत्तियाँ मिली, चिगम मिली, दवाइयाँ मिली, जो स्लीपिंग पिल्स होती है कि नींद ना आए, वो मिले, वहाँ की ब्रांड की, वहाँ यस तैयार हुई वो सारी चीज़ें मुंबई पुलिस के पास एज एविडेंस आज भी है, एटीएस के पास आज भी है, जो उन्होंने सीबीआई को हैंड ओवर किया है। इसके अलावा जब वो कराची पोर्ट से निकले थे तो लखपत करके जो ये है जखाव बॉर्डर, लखपत और जखाव, ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट जो है गुजरात का, वो हमारा आखिरी बंदरगाह कहलाया जाता है। तो ये एक रोज़ वहाँ पर भी ठहरे थे, तो वहाँ पर भी अपने बैग का कुछ सामान भूल गए थे। तो जब एजेंसी ने वहाँ पे छापेमारी की लखपत और जखाव बॉर्डर पे, तो जिस रूम में ये ठहरे हुए थे, तो वहाँ पर भी पाकिस्तानी मेड सारी चीज़ें इनकी मिली थी। तो इससे ज़्यादा और क्या सबूत चाहिए पाकिस्तान को कि भाई 26/11 में उसका हाथ नहीं था। कस्साब जिंदा पकड़ा गया था, उसने सारी चीज़ें बताई कि किस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। पाकिस्तान के वहाँ के चैनल्स ने कस्साब के पिताजी का इंटरव्यू लिया था कि तुमने आपने आपके बेटे को बेचा है लश्कर तोयबा के हाथों और वो फिदाइन बन के गया है। तो उन्होंने इनकार किया था कि मैं मेरे बेटे को नहीं बेच सकता हूँ। वो लश्कर में भर्ती हुआ एक अलग बात है। तो 26/11 के जो सीक्वेंस बताया गया वो फिल्मों में, इट्स प्योरली डील विद द रियलिटी, और वो सबूत आज भी है। अमेरिका को भी हमने दिया है, यूनाइटेड नेशंस को भी दिया है। तो वो जो रोल है 26/11 का जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है कि 10 फिदाई नहीं आए थे, उन्होंने बिल्कुल माना था कि वो पाकिस्तानी है। कस्साब का चार्जशीट आप देखिए, उसे फांसी की सज़ा हुई है, किस बेस पर हुई है। बावजूद इसके रवि उस वक्त राष्ट्रपति थे आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के, तो वो दुनिया को ये गुमराह कर रहे थे कि वो लड़के उज़्बेकिस्तान के हो सकते हैं, चेचनिया के हो सकते हैं, वो पाकिस्तान के नहीं है। लेकिन जब इंडिया ने सबूत देने शुरू किए तब उनकी बोलती बंद हो गई।
तो एक तो ये पार्ट हो गया कि 26/11 में डेफिनेटली आईएसआई और लश्कर तोयबा का इन्वॉल्वमेंट था। अब आइए उसमें जो बताया गया है, सेकेंडली पार्लियामेंट में अटैक होता है। ये देश की इतनी बड़ी सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, अफजल गुरु का ट्रायल 10 से 15 साल तक चला। उसके बाद वो गिल्टी पाया गया पार्लियामेंट अटैक में और उसे सज़ा हुई है। तो वहाँ पर भी पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट था, आर्मी का था। तो आईएसआई जो कोर ऑपरेशन इंडिया में कर रही है, ये कोई नई बात नहीं है। मैं आपको बता दूं एज ए सीनियर क्राइम रिपोर्टर, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आईएसआई की जो एंट्री हुई है इंडिया में फुल फ्लेज आप कहेंगे तो जो मुंबई ब्लास्ट है 93 में जो ब्लास्ट हुए थे, इट वाज फुल्ली स्पॉन्सर्ड एंड बैक्ड बाय आईएसआई। आज उसके जो मेन कॉन्स्पिरेट है, जो मेन अक्यूज्ड है, टाइगर मेमन, दाऊद इब्राहिम, आज वो कहाँ शरण लिए हुए हैं? कराची में। तो फिल्म में जो बड़े साहब है वो कहा यह जा रहा है कि वो वही है दाऊद। हो सकता है, क्योंकि अब बड़े जो सेकेंड वर्जन इसका आएगा तो उसमें पता चलेगा। लेकिन दाऊद को कुछ शर्तों पे पाकिस्तान और आईएसआई ने शरण दे रखी है कि उन्हें यह कहा जाता है कि हम आपको शरण दे रहे हैं तो आपको इंडिया में अनरेस्ट फैलाना है, इंडिया को डिस्टेबल करना है, वहाँ पे कोर ऑपरेशन में आपको हेल्प करना है। तो जनरली इन्हीं शर्तों पे टाइगर मेमन और दाऊद को कराची में शरण दिया गया है। अब आप देखिए 2001 और 4 में दाऊद इब्राहिम गैंग जो है फेक करेंसी का रैकेट बड़े पैमाने पे इंडिया में चल रहा था। जी जी, वो फेक करेंसी को थोड़ा और हाईलाइट कीजिए अगर जी हाँ, जी फेक करेंसी का रैकेट, क्योंकि पाकिस्तान में इसका बेस्ड है और डी कंपनी का नेटवर्क आईएसआई डे 1 से यूज़ करता आ रहा है और ये वाया बांग्लादेश, वाया नेपाल होता है। इसलिए अगर आज भी आप देखेंगे मुंबई पुलिस ने जितने भी फेक करेंसी और जाली दस्तावेजात, जाली नोटों के कारोबार में जितने भी लड़के आज अरेस्ट है, मेजॉरिटी मोस्ट ऑफ देम आर बांग्लादेशी नेशनलिस्ट। ये बांग्लादेश से ये नेटवर्क चलाते हैं, नेपाल से चलाते हैं। तो वहाँ पे इंडिया की इकोनॉमी को डैमेज करना इनका मकसद है। और अगर ये दाऊद इब्राहिम और उसकी गैंग अगर आईएसआई को इसमें हेल्प नहीं करती है तो कुछ ही दिनों में आपको खबरें आएंगी कि आईएसआई इनको भी उड़ा देंगे, ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ये किसी के नहीं है। 93 ब्लास्ट में भी याकूब मेमन ने जो सरेंडर किया था सीबीआई के सामने, उसका कारण ये था कि आज जब 150 से 200 लोगों ने 93 ब्लास्ट में भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था, लेकिन लास्ट में आईएसआई ने पहले ये कमिटमेंट किया था कि वो सबको पाकिस्तान में पनाह देंगे, लेकिन बाद में वो टर्न आउट हो गए। उन्होंने कहा कि इतनी जगह हमारे पास नहीं, हम इतने लोगों को नहीं रख सकते हैं। तो लिमिटेड टाइगर मेमन का परिवार, दाऊद इब्राहिम का परिवार और कुछ ही लोगों को उन्होंने दुबई से फर्जी पासपोर्ट और वीज़ा के ज़रिए अपना नेशनलिस्ट बता के पाकिस्तान में शरण ली। याकूब मेमन उसमें शामिल नहीं हुआ तो याकूब मेमन ने सरेंडर कर दिया सीबीआई के सामने और पूरा उसने एक्सपोज किया कि आईएसआई ने किस तरह ये प्लान किया था। तो फेक करेंसी की अगर हम जहाँ तक बात कर सकते, जो फिल्मों में दिखाया गया है तो कोई नई बात नहीं है। ये तो एजेंसीज के पास दुनिया भर के सबूत है। जो आरोपी पकड़े जाते हैं, जो अक्यूज्ड पकड़े जाते हैं, वो क्लियर कट अपने स्टेटमेंट में देते हैं कि भैया ये किस रूप से आया है। क्योंकि पाकिस्तान का मकसद है इंडियन इकोनॉमी को डैमेज करना, वो उसमें दिखाया गया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आदित्य धार का जो रिसर्च है वो कहीं ना कहीं उन्होंने एजेंसी से कोऑर्डिनेट किया है या सीनियर जर्नलिस्टों से मिलकर बात की है और स्क्रिप्ट पे उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। वो मेहनत उनकी पर्दे पे दिखाई दे रही है, उनका रिसर्च ऑन स्क्रीन दिखाई दे रहा है। ओके तो क्योंकि रवि देखिए, हम भी जर्नलिस्ट हैं, हम क्रिटिक ज़्यादा होते हैं, हम बहुत कम चीज़ों की तारीफ़ करते हैं। मैंने भी ये फिल्म 3 मरतबा देखी, तो इसमें जो मुझे लगा कि इसमें रिसर्च पे काफ़ी मेहनत हुई है और रिसर्च के बाद जो राइटर ने स्क्रिप्ट को ढाला है वो ज़बरदस्त ढाला है। और जैसे मैं इम्पोर्टेंट बात फिर कहूँगा कि इसमें एक उन्होंने एक जो डेयरिंग ये की है कि जैसे उन्होंने बताया है बाकायदा, वो उन्होंने बैलेंसिंग रोल अदा किया है। कुछ लोग इसे एंटी पाकिस्तान कह रहे हैं, लेकिन आप उस पर भी देखिए कि भाई इंडिया का जो रॉ नेटवर्क है वो बलूचिस्तान में कितना एक्टिव है, वो भी उन्होंने दिखाया है कि बलूचिस्तान में रणवीर जो है वो एज ए स्पाई एजेंट एंट्री करता है बलूचिस्तान में। और बाकायदा उन्होंने दिखाया कि किस तरह वो रॉ को अपडेट करता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इंडिया के खिलाफ किस तरह की एक्टिविटी हो रही है। तो बाकायदा उन्होंने बताया, जबकि ऑफ द रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड जो है ना, इंडिया हमेशा इस चीज़ को डिनाई करता आ रहा है कि बलूचिस्तान में अनरेस्ट फैलाने में रॉ का कोई हाथ नहीं है, जबकि रॉ वहाँ पे एक्टिव है, ये हर कोई जानता है। तो ये फिल्मों में उन्होंने वो भी दिखाया है, रॉ का भी रोल दिखाया है। आईएसआई किस तरह को ऑपरेशन कर रहा है वो भी उन्होंने दिखाया है।
जहाँ तक रहमान डकैत की बात है उसमें जो की जा रही है वो वहाँ का एक लोकल माफिया है, उसको इस तरह पोर्ट्रेट किया है कि हमारे इंडियन ऑडियंस उससे ज़्यादा उसके स्टंट को ज़्यादा पसंद कर रहा है। जो वो डांस सीक्वेंस बलूचिस्तान जाता है, फिर गाना होता है, वो तो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। Yes, ये yes. बलूचिस्तान वाला जो आप एंगल आप बता रहे हैं, इस फिल्म के रिलीज़ होने के बाद उस एरिया का बहुत ही ज़्यादा चर्चा हो रहा है। इसके बारे में बताएंगे, इस कम्युनिटी के बारे में, इस जियोग्राफी के बारे में, उसका क्या मसला है, उसको थोड़ा हाईलाइट अगर आप करके बताएं। देखिए यस बिल्कुल, बलूचिस्तान स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट लोकेशन है। बलूचिस्तान ये पाकिस्तान का ऐसा प्रोविंस है जो ईरान को बॉर्डर शेयर करता है। तो बलूचिस्तान ये एक ट्राइबल कम्युनिटी है, ये दुनिया की एक बहुत बड़ी बहादुर ट्राइबल कम्युनिटी मानी जाती है। जब इंडिया पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ तो देखा जाए तो ये पंजाब का बंटवारा हुआ था, उन्होंने आधा पंजाब हमसे ले लिया। तो बलूचिस्तान ऑलरेडी एक आइसोलेटेड स्टेट रहा है, तो उसमें उस वक्त यूके और ब्रिटिश गवर्नमेंट पाकिस्तान के फेवर में ज़्यादा थी, तो उनके पावर का यूज़ करके उन्होंने बलूचिस्तान को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। जबकि बलूचिस्तान और पाकिस्तानियों का कल्चर बिल्कुल नहीं मिलता है। बलोची एक शिया कम्युनिटी कौम कहलाती है, ये ईरानी कल्चर से इन्फ्लुएंस है। पाकिस्तान इज़ फुल्ली 94% इज सुन्नी कम्युनिटी, सुन्नी मुस्लिम्स, दे आर शिया मुस्लिम्स। तो बलोचियों का शुरू से ये कहना रहा है कि मिनरल्स उनके पास ज़्यादा है, माइनिंग बहुत है उनके पास, 45% लैंड है वो पाकिस्तान, लैंड है उनके पास। और बलूचिस्तान के लैंड को पाकिस्तान यूज़ करता है, और पाकिस्तान ने कई ज़मीनें चाइना को मॉर्गेज करके दे रखा है। चाइना एक बहुत बड़ा पोर्ट भी वहाँ पे बना रहा है जो पाकिस्तान से डायरेक्ट चाइना कनेक्ट होगा। तो बलोचियों का ये कहना है कि आप हमारी ज़मीन यूज़ कर रहे हैं लेकिन आप हमें हमारे अधिकार नहीं देते हैं, हमारा मिनरल यूज़ कर रहे हैं आप लेकिन हमें कुछ नहीं देते हैं। क्योंकि कल्चर वाइज, लिंग्विस्टिक वाइज पाकिस्तान और बलोचीज आर टोटली डिफरेंट। जिस तरह बांग्लादेश था, बंटवारे के टाइम ब्रिटिशर्स ने जब बंटवारा किया तो बांग्लादेश पाकिस्तान को दे दिया, लेकिन उनका ज़्यादा समय तक नहीं चला क्योंकि बांग्लादेशी बंगाली लैंग्वेज बोलते थे, उनका कल्चर डिफरेंट था। पाकिस्तानी पंजाबी लैंग्वेज बोलते थे, सिंधी बोलते थे, इसलिए आप देखिए कुछ ही समय के बाद बंटवारा हो गया और बांग्लादेश अलग हो गया। सेम चीज़ बलूचिस्तान का भी आज नहीं तो कल होना है। तो बलूचिस्तान ये एक शिया डोमिनेंट स्टेट्स है, बहुत बहादुर कौम कहलाई जाती है ये, और स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो एक लीडर थे गुफ्ती, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने उनका इनकाउंटर किया था। तो अक्सर बलोचियों का ये कहना है कि उनके लीडरों को पाकिस्तान गवर्नमेंट, ISI और आर्मी ने हमेशा मारा है, उनकी आवाज़ को दबाया गया है। रिसेंटली आपको याद होगा 2022 कोरोना लॉकडाउन के वक्त इनकी एक बहुत बड़ी कंपेनर थी, एक्टिविस्ट थी, कनाडा में ISI ने उसे मरवाया था। कनाडा में उसका बॉडी मिला था समंदर के किनारे। जब इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई तो ISI ने आरोप लगाया था कि ये रॉ ने करवाया है, लेकिन कनाडा की पुलिस ने जब फेयर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन निकाली तो पता चला कि ISI ने वो करवाया है। तो बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कभी नहीं जमा है। कल्चर वाइज आप ले लीजिए, उनका रहन सहन आप ले लीजिए, उनका लैंग्वेज ले लीजिए, बिल्कुल नहीं। और कहना कि बलूचिस्तान इंडिया से डे वन से सपोर्ट मांगता आया है कि आप हमें हेल्प कीजिए, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी अपने कई भाषणों में, इंटरनेशनल स्पीचेस में कहा कि बलूचिस्तान को इंसाफ मिलना चाहिए। तो इसमें जो फिल्म में दिखाया गया है कि जो रहमान डकैत है वो बलोच कम्युनिटी से आता है, और जो SP असलम चौधरी है वो पंजाबी मुस्लिम्स हैं। तो पंजाबी मुस्लिम जो है बलोचियों को कभी पसंद नहीं करते हैं। बलोचियों का कत्लेआम कराची की सड़कों पे एक बहुत आम बात थी। अगर आप बेनज़ीर भुट्टो का कार्यकाल देखेंगे, आप नवाज़ शरीफ का कार्यकाल देखेंगे, आप गूगल कीजिए तो बलोचियों को चुन चुन के मारा गया है कराची की सड़कों पे, लाहौर में, इस्लामाबाद में। तो वो हमेशा डर और खौफ में रहे हुए, इसलिए आज उन्होंने हथियार उठाया है। तो ये जो बलोची कौम का जो रहमान डकैत है वो बलोच कम्युनिटी से आता है। SSP चौधरी को जो एक लीडर ने रोल अदा किया है, जो बीदी साहब, हाँ लीडर, हाँ, तो वो उसे कहता है, तो एक डायलॉग आपने सुना होगा जो मैंने भी देखा कि संजय दत्त वो 3 किडनैपर्स को मारता है तो बोलता मुझे माफ़ कर दो। तो उसने क्या कहा, मैं मगरमच्छ पे भरोसा कर सकता हूँ लेकिन मैं बलोची पे भरोसा नहीं कर सकता हूँ। ये डायलॉग संजय दत्त का है। तो मतलब वहाँ पाकिस्तानी मुस्लिम के, पंजाबी मुस्लिम की मेंटेलिटी है कि वो बलोची पे दे नेवर ट्रस्ट, और उसको मार देता है। तो रहमान को भी ख़त्म करने के लिए, बलोच कम्युनिटी को वो ख़त्म करने के लिए चौधरी असलम चौधरी SSP जो थे उनको तैयार किया गया था। आज भी उनकी वाइफ है, उनका भी सोशल मीडिया पे इंटरव्यूज़ आ रहे हैं। और फिर बाद में बलोचियों ने उसे बम के ज़रिए उसको मारा था।
तो जनरली बलोचियों को हमेशा आइसोलेटेड करके पाकिस्तान सरकार ने रखा हुआ है। अब वो आरोप हम पे लगाते हैं कि राव वहाँ पे एक्टिव है, राव का नेटवर्क एक्टिव है और इंडियन गवर्नमेंट है जो कि उन्हें सपोर्ट करती है। ये आरोप हम पे हमेशा से लगते आए हैं। तो जनरली आदित्य धार जी ने बलोच मूवमेंट कवर किया है, राव नेटवर्क कैसे कोऑपरेशन करता है वो दिखाया है, आईएसआई कैसे कोऑपरेशन करता है इंडिया में वो दिखाया गया है, वहाँ का बलोचिस्तानों के साथ, बलोचियों के साथ जो इनजस्टिस हो रहा है वो दिखाया गया है। बलूची यहाँ पे भी है हमारे इंडिया में? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जब इन्हें मारा जा रहा था, जब वहाँ पे सिविल वार हो रहा था, तो कुछ बलोची जो है वो पाकिस्तान छोड़ के इंडिया में उन्होंने शरण मांगी। इंदिरा गांधी के दौर की बात है। तो इंडिया ने उन्हें मोस्ट वेलकम कहा, क्योंकि इंडिया एक नॉन वायलेंस कंट्री माने जाते हैं हम लोग, और हम हमेशा जिसके साथ अन्याय होता है हम खड़े रहते हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है 1.5 से 2 लाख की पॉपुलेशन आज भी इनकी इंडिया में है। बहुत ज़्यादा है फिर। यस। और मैं जलगांव से बिलोंग करता हूँ, तो भुसावल करके एक टाउनशिप है जो रेलवे का सेंटर माना जाता है। तो मुझे लगता है वहाँ भी उनकी आबादी 15,000 की पॉपुलेशन है। अब ये लोग जो है, ये जब एंट्री की उन्होंने इंडिया में, तो ये लोग गॉगल बेचते हैं ट्रेनों के अंदर, स्टेशनों के बाहर। तो हमारे मुंबई से लग के थाना डिस्ट्रिक्ट में शहर के आसपास कोई एक टाउनशिप है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, और वो वैली है जो कि इन्हीं के नाम से बनी हुई है। अच्छा। जहाँ पर मुंबई पुलिस या बड़े बड़े अधिकारी भी जाने के लिए डरते हैं। तो उनकी आबादी वहाँ पर है, भुसावल में आबादी है। तो स्कैटर्ड आज भी 1 लाख से 1.5 लाख बलोची कम्युनिटी है जो कि मुंबई में बसे हुए हैं। जब बंटवारे के टाइम, बंटवारे के बाद 1971 में जब इन पे ज़्यादा जुल्म अत्याचार होने लगा, तो ये भागकर इंडिया में इन्होंने शरण ली। तो बलोची कम्युनिटी का इतिहास और कल्चर जो है वो काफ़ी रिच है, वो काफ़ी रिच है। उनकी कम्युनिटी से बड़े बड़े लीडर गुजरे हैं, लेकिन यह है कि पाकिस्तान और उनका कभी नहीं जमा है। अब आए दिन आप देखिए एक और लीडर उनकी उभर रही है जो आए दिन स्पीचेस देती है सोशल मीडिया पे कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें पाकिस्तान से अलग होना है। तो बलोच मूवमेंट और बलोच इशू जो है ये पाकिस्तान के लिए ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। अच्छा, पाकिस्तान एक देश है, उसी का ही एक प्रांत है, वहाँ के ही लोग पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, लेकिन यहाँ पर ये फिल्म रिलीज़ हुई है। ये आप कह रहे हैं कि जो दिखाया गया है रिसर्च करके दिखाया गया है, लेकिन फिर भी हमारे देश में कुछ ऐसे क्रिटिक्स हैं, अनुपमा चोपड़ा जैसी कुछ क्रिटिक्स हैं और भी कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि इस फिल्म के अंदर जो बातें बताई गई है वो इन्फ्लामेटरी एंटी पाकिस्तान नैरेटिव को बता रही है, हाई टेस्टोस्टेरोन है। अब एक स्पाई फिल्म में जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं उसको दिखाया जा रहा है, ऑपरेशंस को दिखाए जा रहे हैं, अब उसमें इनको लग रहा है कि ज़्यादा वायलेंस दिखाया गया है या फिर एंटी पाकिस्तान ज़्यादा दिखाया गया है। उस पर आप क्या कहेंगे जो जिस हिसाब से अपनी ही फिल्म को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं? देखिए, अनुपमा जी एक जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड से आती है, नो डाउट, बट उन्होंने ये फिल्म को शायद प्रॉपर नहीं देखा है। जैसे आपने जो सवाल मुझसे किए, रिसर्च बेस्ड मैंने उसके जवाब दिया, आपको विद एविडेंस दिया हूँ। तो ये एंटी पाकिस्तान का इसमें रोल ही नहीं होता है। इनडायरेक्टली देखा जाए तो रहमान डकैत को जो पॉपुलैरिटी इंडिया में मिली है, जो उसकी पहचान सिर्फ कराची तक थी, लाहौरी तक थी, आज वो ग्लोबल पोर्ट्रेट किया है, तो वो कहाँ से एंटी पाकिस्तान हुआ है? वो तो मतलब जिस तरह दाऊद इब्राहिम की इमेज है ग्लोबली, जिस तरह दाऊद इब्राहिम को इंडिया और पाकिस्तान में लोग देखते हैं, उसी तरह रहमान डकैत का नाम तो लिमिटेड लोगों को पता था फिल्म से पहले, तो रहमान डकैत को तो एक पॉपुलैरिटी मिल गई है। सेकेंडली, अगर वो बोलते एंटी पाकिस्तान है, तो मेरा सवाल यह है कि जो आदित्य धार ने रिसर्च बेस बताया है, चाहे वो 26/11 का अटैक हो, वो तो रियलिटी को डील करता है, करंट अफेयर्स को। पार्लियामेंट का अटैक हो, एजेंसीज के पास उसके सबूत है। फेक करेंसी रैकेट है, ये दुनिया जानती है कि पाकिस्तान चला रहा है। बीच में आपको बताऊंगा, मानिक चंद के जो रसिक धारीवाल है, जगदीश जोशी है, इन पे एफआईआर की थी एजेंसी ने, सीबीआई ने। वो मामला उठा था क्योंकि वहाँ की डाई वहाँ बन रही थी, कराची में सेटअप डाला जा रहा था मानिक चंद का। लेकिन जैसे एजेंसीज को उसकी खबर मिली, वो नेटवर्क को उन्होंने ध्वस्त किया, क्योंकि एजेंसीज को डर था राव और सीबीआई को कि अगर मानिक चंद पाकिस्तान से इंपोर्ट करके आता है वाया दुबई या जो भी हो, तो पैसा तो इंडिया का ही जाएगा, पाकिस्तान का इकोनॉमी स्ट्रांग होगा। और फेक करेंसी रैकेट चल रहा था उसके बीच में, तो उसको ध्वस्त किया है। तो अनुपमा जी वो रिसर्च पे क्रॉस चेक करें इस तरह का स्टेटमेंट देने से पहले, कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई है। वो न्यूज़पेपर देखे, आर्टिकल पढ़े, वो चार्जशीट देखे, मानिक चंद स्कैम क्या था, रसिकलाल धारीवाल 9 लोगों पे उसमें एफआईआर हुई थी,
वो 26/11 की चार्जशीट देखे, बस ये लोग वो पार्लियामेंट की चार्जशीट देखे, हाँ हाँ हाँ, तो फिर उसे पता चल जाएगा कि ये एंटी पाकिस्तान है कि ये न्यूट्रल है। वो देखे पढ़े ना, बिल्कुल बिल्कुल। एजेंसी से वो बात करें बाकायदा वहाँ पे। ये हाँ कुछ चीज़ें उसमें ये हुई है, जैसे मैं कहूँगा कि जो मेजर इकबाल कहते हैं कि ये हमें फेक करेंसी का एक डमी नोट का नेटवर्क खड़ा करना है, तो उसमें कहता है कि भाई ये हमारा बिजनेस है, हम इसे पाकिस्तान के ज़रिए कतर भेजते हैं, कतर से नेपाल जाता है, नेपाल से फिर ये यूपी में करता है। तो कहने की उसमें वो थोड़ा मुझे डाउटफुल लगा है, क्योंकि कतर ये कभी भी फेक करेंसी रैकेट का नेटवर्क नहीं रहा है, क्योंकि मिडल ईस्ट और गल्फ़ कंट्री जो है ना इस मामले में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो इन तरह की चीज़ों की परमिशन बिल्कुल नहीं देते। फेक करेंसी का रैकेट इंडिया में जो भी चला है वो वाया बांग्लादेश, वाया नेपाल ही चला है। नहीं, फिल्म के अंदर भी नेपाल ही बताया गया है। हाँ। बस वो किस रूट से जा रहा है वो हो सकता है या सीक्रेट हो या फिर ओपनली हो, जो भी हो वो तो और एजेंसी देखिए ISI पाकिस्तान का जो ISI जो आर्मी है वो ही पाकिस्तान चलाता है, और ISI तो एंटी इंडिया रहा है विद पार्टीशन। 97 के बाद तो ISI और ज़्यादा एंटी इंडिया हो गया है, क्योंकि हाँ, क्योंकि जब बांग्लादेश को हमने सपोर्ट किया, बांग्लादेश जब स्प्लिट हुआ पाकिस्तान से 71 में, हाँ। 71 में जब वो हुआ है, तो उसके बाद से हर पाकिस्तानी, हर आर्मी, हर ISI जो है ना इंडिया से ज़बरदस्त नफरत करता है। और वो जो उनका गिल्टी फील हुआ है कि उनकी बहुत बड़ी हार है वो, और वो हार को उनकी जनरेशन अभी तक भुला नहीं पाई है, ये उसी का बदला लेते हैं। तो बाकायदा वहाँ पे चाहे वो आर्मी हो या ISI, एक विंग बनी हुई है जिसका काम है एंटी इंडियन काम करना, इंडिया में कोर ऑपरेशंस करना, तो वो उसमें दिखाया गया है। फिर भी ये जिस हिसाब से ये बोलते हैं कि एंटी पाकिस्तान नहीं बताना चाहिए, इनको क्या मिलता है ऐसे लोगों को बोलकर? जबकि आपने हाल ही में आपने देखा होगा ये पहलगाम का अटैक हुआ था, फिर इससे पहले भी कितने सारे अटैक्स वगैरह हुए थे। वहाँ की एजेंसी से, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो टेररिस्ट है इन्वॉल्व है, फिर भी हमारे देश के जो कुछ लोग हैं इनको इतना प्यार इतना क्यों नज़र आता है? देखिए ये जो ऐसे लोगों पर सो कॉल्ड एक्टिविस्ट है, ये लेफ्टिस्ट मेंटेलिटी के लोग हैं, ये जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, तो इनको हमें इतना फोकस अटेंशन नहीं देना चाहिए, मेरा ये कहना है। ना इनके स्टेटमेंट को, ना इनके बयानों को, क्योंकि इनका बयान कोई सच्चाई पे, कोई रिसर्च बेस पे होता ही नहीं है। तो अनुपमा हो या और भी जो लोग इस तरह का बता रहे हुए एंटी पाकिस्तान है, तो मतलब ये है, तो उनको अगर लगता है कि एंटी पाकिस्तान है तो ठीक है, वो पाकिस्तान शिफ्ट हो जाए, वो इंडिया छोड़ दे। अगर उन्हें फिल्म से इतने गुरेज लग रहा है, पाकिस्तान से इतना प्यार है, तो वो जाए ना वहाँ पर, क्यों इंडिया में रह रहे फिर यहाँ पर? अरे जब ये टेरर अटैक होते हैं, हम हमारे जवानों को खोते हैं, हमारे लोगों को खोते हैं, हम हमारे इतने लोग। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हर किसी को अपनी राय रखने का अधिकार है, लेकिन सर उसका बेस होना चाहिए ना। हाँ। अधिकार है, आप कुछ भी कह देंगे और बोलेंगे कि मैंने फ्रीडम एक्सप्रेशन का यूज़ किया हूँ। अब इनका क्या हो गया है, इन्होंने अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो अधिकार है उसको इस्तेमाल करते अपनी राय रखी। जब जनता उन्हें, जैसे कि आप खुद बोल रहे हैं कि इस तरह का क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जनता भी जब उसको क्रिटिसाइज़ करी तो वो बोल रही है कि हम पर बहुत ही ज़्यादा अटैक हो रहा है, हरासमेंट हो रहा है हमारा। मतलब जनता का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। हाँ, तो उन्हीं का ही है, वो पर्सनली वही दिखा रहे हैं, या तो वो हीरो बनना चाह रहे हैं, या उनको इंटरनेशनल मीडिया का अटेंशन अपने तरफ ग्रैब करना है। हाँ, तो ये स्टेटमेंट अगर आप दे रहे हैं तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आप ये दीजिए, बट उसका एक बेस तो होना चाहिए सर। मैं आपको ये कह रहा हूँ ना, जैसे मैंने आपको बताया कि आदित्य धार ने राव को भी एक्सपोज किया है, वो क्यों नहीं बता रहे कि भाई राव वहाँ पे किस तरह खून रेजी और बड़े बड़े ऑपरेशन कर रही है, वहाँ गैंगवार आपस में लड़ा रही है, लोगों को मरवा रही है, उनको हथियार सप्लाई वीपन्स दिए जाते हैं वाया अफगानिस्तान, वो भी तो एक्सपोज हुआ है। तो वो तो एंटी इंडियन होगा, तो ये उन्होंने फिर इस पे बात क्यों नहीं उठाई? जबकि रॉ इतना एक्टिव नहीं है बलूचिस्तान में जितना ISI इंडिया और कश्मीर में एक्टिव है। मैं आपको बता रहा हूँ, नो डाउट रॉ के लिंक है। कुलभूषण जाधव अरेस्ट हुए थे बीच में, तो वो व्यापारी ईरान में गए थे बिजनेस के लिए, फिर वो बलूचिस्तान में पकड़े गए। ये पाकिस्तान का क्लेम है, पाकिस्तान का क्लेम है कि हाँ ये स्पाई था, राव का एजेंट है, ये ईरान से बलूचिस्तान में एंट्री किया वाया बॉर्डर, वहाँ विदाउट पासपोर्ट एंड वीज़ा, तो शक के आधार पे अभी भी जेल में है। तो आदित्य धार ने वो चीज़ें भी तो बताई। हमारे आदित्य धार के अलावा और भी कई हमारे फिल्म निर्माता है, निर्देशक है, जो इस तरह की चीज़ें बताए, उन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं।
अब ऐसे माहौल में हम इंडियन जो व्यूअर्स हैं इस तरह की फिल्म को किस नज़रिए से देखना चाहिए और कमेंट पास करने से पहले क्या सोचना चाहिए, ये आप बता दीजिए। देखिए, इस तरह की जो फिल्में हैं, जैसे जो बताया जा रहा है, तो आप उसको देखो कि वो रिसर्च बेस्ड फिल्म है, वो घर पे बनाई हुई स्क्रिप्ट नहीं है। तो कमेंट अगर आप दे रहे हैं तो आप सोच समझ के दीजिए कि रियल इंसिडेंट पे, सत्य घटनाओं पे वो आधारित है। और जो 3 इंसिडेंट वहाँ पे बताए गए हैं पार्लियामेंट के हैं, कंधार हाईजैक है, कंधार हाईजैक दुनिया जानती है, आईएसआई का पूरा इन्वॉल्वमेंट था। बस जैश ए मोहम्मद चीफ जो मसूद अजहर आज जिंदा है, उस वक्त वो जेल में थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो उस वक्त कंधार हाईजैक जैश ए मोहम्मद के लोगों ने किया था। कंधार में प्लेन को ये किया था एयर इंडिया के, और उन्होंने शर्त रखी थी कि मसूद अजहर और 9 आरोपियों को आप छोड़े जो हमारे मुजाहिद है, हम आपके लोगों को छोड़ देंगे। तो उसमें तो डायरेक्ट आईएसआई ने डील किया था पाकिस्तान, इंडिया से, और अफ़गानिस्तान कंधार में डील होके फिर वो छोड़ा गया था। कंधार हाईजैक तो लोगों को पता है, उसमें क्लियर साफ तौर पे देखा जा रहा है कि भाई उसमें आईएसआई ने एक ब्लैकमेल किया रॉ को। 26/11 पूरी बम्बई ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा किस तरह 3 दिन रहा, पार्लियामेंट सब ने देखा। तो जो ऑडियंस देख रही है वो इन चीज़ों को जानती है अच्छे से, इसीलिए इस फिल्म को इतना सुपर डुपर ये कहेंगे क्या रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि ऑडियंस को पता है कि हाँ यार रियलिटी हुई है। ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे जो अनुपमा चोपड़ा जैसे कमेंट मार देते थे कभी कभी, नहीं उनका बाइक उनको क्या बोलेंगे? उनको यही कहेंगे कि पहली बात तो उनके स्टेटमेंट को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए। अनुपमा जी ने जो जर्नलिज्म किया है वो स्टूडियो में बैठ के किया है, वो फील्ड पे कभी नहीं गई है, टॉक शो है, वो टॉक शो करते आए हैं वो। तो बस एक स्टेटमेंट दे देंगे और वो बोलेंगे कि एंटी पाकिस्तान है, तो इस तरह के लोगों को बाइकआउट करना चाहिए। इस तरह के लोगों के स्टेटमेंट को इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे का फ़ायदा उठा के अपने आप को लाइमलाइट में लाते हैं। आज अनुपमा जी को लाइए आपके शो में, मेरे सामने बिठाइए, आप बता दीजिए उसमें अगर वो बोलती है कि एंटी पाकिस्तान है कि ये प्रो इंडिया है, बिठाइए आप मेरे सामने, हम उनको बता देंगे। एक एक इंसिडेंट हमारे पास है, विथ प्रूफ है। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, ना इनको इंपॉर्टेंस देना चाहिए। ये बस अपने एशिया ऑफिस में स्टूडियो में बैठ के अपने ट्विटर अकाउंट पे सोशल मीडिया के ज़रिए ट्वीट कर देंगे, अपनी पीआर टीम को कह देंगे इसको वायरल कर दीजिए, बस हो गया है। तो आई थिंक वी शुड बैक आउट सच काइंड ऑफ पीपल। चलिए ठीक है, आपने काफ़ी रिसर्च तरीके से एक एक इंसिडेंट को घटनाक्रम के हिसाब से आपने आपने लाइट दिया है, आपने उसको जी रोशनी डाली है एक हिसाब से मैं कहूँगा। तो बहुत अच्छा लगा सुनकर, मैं ज़्यादा सवाल नहीं कर पाया आपसे, लेकिन जो भी आपने डिटेल बताई है वो सुनकर काफ़ी चीज़ें मैंने पहली बार सुनी है। चार्जशीट वाली बातें हो, कुलाबा वाली बातें हो, रिकॉर्डिंग वाली बातें हो, पहली बार मैंने सुनी है। और बलूच कम्युनिटी भी हमारे देश में रहती है बहुत सारी, तो बहुत सारी चीज़ें दोस्तों हमें पता चली है अलीम शेख जी से। सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट हैं, और क्योंकि मुंबई पर बेस्ड बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, और आप हेलो मुंबई न्यूज़ आप पोर्टल है आपका वो चलाते हैं, काफ़ी पॉपुलर भी है, तो मैं आपसे जानना चाहता था कि आप प्रॉपर क्लैरिटी दे सकते थे, और आपने दिया भी है। तो अलीम शेख जी ने जो भी क्लैरिटी दी है, जो भी बातें बताई हैं एजेंसीज़ को लेकर, टेक्निकल जो बातें हैं, चाहे वो चार्जशीट से रिलेटेड हो, चाहे कोर्ट से रिलेटेड हो, हर एक चीज़, चाहे सबूतों के आधार पर जो बातें हो, सारी बातें इन्होंने बता दी है। और फिल्म में क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, उसको भी इन्होंने उजागर कर दिया है। ठीक है, क्या वो सच है या झूठ है वो बता दिया है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि फिल्म जो है रिसर्च बेस्ड है, तभी तो फिल्म चल रही है, और इनका भी यही मानना है। आपका क्या मानना है इस पूरे फिल्म के बारे में, और फिल्म से जुड़े जो भी ड्रामा चल रहे हैं उस पर भी आपका क्या मानना है, ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। देखते रहे फिल्मी व्यूअर, दिस रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू।